पंजाब में पिछले दिनों अजनाला में हुई हिंसा क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? क्या पंजाब में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट एक महीने पहले ही लिख दी गई थी? जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले 25 दिसंबर को टेलीग्राम पर खालिस्तानियों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था जिसमें 20,000 से ज्यादा खालिस्तानी समर्थकों को दुनिया भर से जोड़ा गया था। यही नहीं, इसके साथ ही कई और टेलीग्राम चैनल्स बनाकर खालिस्तान से जुड़े भड़काऊ वीडियो भी शेयर किए गए थे। तो इस वक्त पंजाब में आखिर हो क्या रहा है, इसी के बारे में और चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमएस बिट्टा साहब और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जी। बिट्टा साहब, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की मौजूदा हालात जो हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा जी, क्या हो रहा है पंजाब में? एंगल ये भी आ रहा है कि फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसा पाकिस्तान से आ रहा है, ये भी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, जब भी कभी खालिस्तान का कोई भी मसला उठेगा तो वो पाकिस्तान ही होगा। उसमें पाकिस्तान खालिस्तान के मुद्दे को बहुत आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है और वो किसी भी तरह, जो एक ज़माने में एक कॉइन किया गया था 80 के दशक में, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो चलता रहेगा और खालिस्तान उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है। कई सालों से ऐसा लग रहा था कि चीज़ें फिर से आएंगी, जैसे गोपाल सिंह चावला को पाकिस्तान में लगातार आगे करना, दुबई वगैरह में ISI के लगातार जो दूसरे वहाँ पर रहने वाले सिख नौजवान हैं उनसे संपर्क करना, यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन था उसमें भी बहुत बार ये बातें कही गई थी कि इसमें कहीं थोड़ी बहुत इनमें चीज़ें हैं जिनमें लोग थे। कई बार ऐसी गाड़ियाँ देखी गई जिनमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर वगैरह बनी हुई थी। अभी जो हाल फिलहाल में हुआ वो एक बहुत तेज़ी से हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। आमतौर पर होता ही है कि कोई भी अगर आतंकवादी नेता बनता है तो वो काफ़ी दिन पहले काम करता है, लेकिन ये अमृतपाल अभी मेरे ख्याल से अभी साल भर भी उसको नहीं हुए हैं, कुछ महीने ही हुए हैं, और आकर उसने अचानक एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब दे पर कब्जा किया। और उसके बाद जो अजनाला में पिछले हफ्ते हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था, क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई आउटबर्स्ट होता है तो इसका मतलब है कि तैयारी काफ़ी लंबे अरसे से थी। उसी तरह की पगड़ी जैसे उस ज़माने में 80 के दशक में नज़र आती थी। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थक जिस तरह से बगल में वो कारतूसों के पट्टे और कमर में रिवॉल्वर और हाथ में राइफलें रखकर जैसे घेर कर खड़े होते थे, उसी तरह से। और अमृतपाल ने भी अपना जो गेटअप बनाया है वो उसी तरह का बनाया है। और अब क्या है कि ISI के लिए बहुत अच्छा टूल मिल गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वॉरफेयर का एक बहुत ज़बरदस्त टूल है और ISI ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। पिछले 5-6 साल से वो इस पे काम कर रहे थे और बहुत शानदार ढंग से उन्होंने इसमें महारत हासिल करी। इसमें क्या होता है कि आप एक पूरा नैरेटिव सेट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे ट्विटर हैंडल बनते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम के अकाउंट्स बनते हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप होते हैं और फिर वो सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं। कश्मीर में इसका प्रयोग बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और इस किस्म की चीज़ें ISI करती रहती है। तो ये अभी का जो है, इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर रहा है। पैसा तो जाहिर सी बात है कि आ ही रहा होगा और उसमें कोई खास मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। अब बिट्टा साहब, अब आपने देखा पूरी जानकारी, आपने रिपोर्ट को समझा। अब आप देखिए, एक भीड़ आती है हथियारों के साथ और पुलिस, क्योंकि इसमें धार्मिक एंगल भी जो शामिल है, वो कुछ नहीं कर पाती है वहां पर। अब क्या एक फिर से नई शुरुआत हो रही है पंजाब में, जहां पर जो मैं कहूंगा वही होगा, उसकी राजनीति चलेगी, वो सब खेल चलेगा वहां पर? क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको कहूं, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं, बचपन से लेके अब तक ये जंग को लड़ा है, शरीरों पे बम खाए हैं और पता नहीं कितने लोग, हर पॉलिटिकल पार्टियों के आम पब्लिक शहीद हुई। 36,000 लोगों का शहीद हो जाना, 36 बड़ी आसानी से आजकल हम कह देते 36,000 लोगों का शहीद हो जाना 7-8 साल के अंदर, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद हो जाना, 1900 पुलिस कर्मचारियों का शहीद हो जाना। तो क्या सबक सीखा जी हमने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने? हर चीज पुलिस की जिम्मेदारी है, हर चीज किसी और की जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियों की, धर्म के ठेकेदारों की, इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमने कुछ सबक सीखा? हमने तो आज तक कोई सबक ही नहीं सीखा। आप अब थोड़ा सा बोलना शुरू हुए। हम भी जब बोलते हैं तो बिट्टा कौम के खिलाफ बोलता है। अरे मैं कहाँ कौम के खिलाफ बोलता हूं? मैं कहता हूं जो सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, बेगुनाहों की मदद करने के लिए सजाई गई, उसके हाथ में आपने बंदूकें पकड़ा दी। अब अमृतपाल की बात करें, हाथ में बंदूकें पकड़ करके
और गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आप चले गए पुलिस स्टेशन, सब क्या कहते हैं, ढाल बना लिया, कवच बना लिया। भिंडरावाले ने क्या किया था? यही तो उसने किया था। वो कहते हैं संत था, अगर संत था सच्चा तो हरमंदिर साहब की पवित्रता को खराब करता? वो सबक किसी ने नहीं सीखा। आज कहीं चले जाओ दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला हाथ में वो कृपान है और लिखा हम फिर आएंगे, ये लिखा होता है। फिर आएंगे मतलब हम फिर बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, फिर हिंदुओं को मारेंगे। मैं आज तक ये चीजों को समझ नहीं पाया कि हिंदू और सिख एक नौ बात का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हरमंदिर साहब को किला बना दिया इन्होंने, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई आके नमस्तक होता है। बाहर से बेगुनाह लोगों को मारना और अंदर घुस जाना। और उस वक्त की सरकारें यही चाहती थी। उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी जो राज करती थी सत्ता में, हम भी उसमें कई सालों से उसमें बचपन से टाइम निकाला। हम तो बच्चे थे, मेरा तो घर बिल्कुल सामने, हर चीज आंखों से देखी। आज आंखें खुलती, हुआ क्या? जगदीश टाइटलर हुआ या कमलनाथ हुए, जो प्लेनों में आया करते थे, हम एयरपोर्ट जाते थे, हर चीज को देखा। आज इस चीज को सोचते। मुझे एक चीज बताइए, इतना हथियार कैसे अंदर चला गया? ट्रकों के ट्रक अंदर कैसे चले गए? इतने लोग कैसे मारे गए? ब्लू स्टार ऑपरेशन का क्या टाइम, जैसे अभी पत्रकार साहब ने बताया कि ये प्लानिंग पहले से होती है, क्या पहले से प्लानिंग थी? हथियार अंदर जाएं, बेगुनाहों का कत्लेआम करो, सिख कौम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए, चुनाव आने वाला है और फिर उसके ऊपर हमला कर दो। चलो मैं मानता हूं हमला हुआ। अगर साहब मैं वही सवाल आपसे अगर पूछूं कि आपको फिर से वो दौर वापस आता दिख रहा है, क्या आपको अमृतपाल सिंह में भिंडरावाला नजर आ रहा है कि नहीं सर? बड़ी अच्छी बात पत्रकार साहब ने कही। पहले सोशल मीडिया नहीं था जनाब, एक अखबार चलता था जो पूरे पंजाब में चलता था जी। अब एडिशन नहीं छपते थे, आज तो सोशल मीडिया। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान ने कई सालों से, 6-7 सालों में इसकी इतनी खूबसूरती बना रखी है कि वीडियो बनाओ और करो। और बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लबरेज, ये एक नाम है। ये आतंकवादी तो यहां से भागे हुए अपनी जान बचाते फिरते हैं, पीछे आईएसआई काम करती, कोई बब्बर खालसा काम नहीं करता है, को खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है। ये सारी आईएसआई के कब्जे में है। जम्मू कश्मीर कंट्रोल हुआ, अब पंजाब में फिर आ गए, और पंजाब में फिर आ गए। पिछले टाइम पे पॉलिटिशियनों ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का राज रहा, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लूटा है पंजाब को, नोच नोच के खाया है। उन्होंने ऐसी नींव रखी पंजाब के अंदर, दोबारा खालिस्तान की खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ दिया, उनके ऊपर राजनीति कर दी। आप हैरान होंगे, पार्लियामेंट के पास मैं जिंदा गवाह हूं, जिसने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, 35 लोग शहीद हुए, 70 के करीब जनाब 90-70 के करीब जख्मी हुए। उस आतंकवादी को सारी पॉलिटिकल पार्टियां छुड़वा रही हैं। अब फंडिंग की अब की बात करते हैं, ये अब की फंडिंग की हम बात करते हैं। 70 करोड़ एक आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका वकील रत्तोगी एक कोर्ट में पेशी पे कितने पैसे लेता पता? 30 लाख रुपया। मैं कहां से 30 लाख लगाऊंगा बताओ? आज से नहीं चल रहा जनाब, ये 30 साल से मैं जेल रहा हूं। मैं हार गया, वो जीत गए। कारण कोई पार्टी नहीं बची उसको छुड़ाने के लिए। कपिल सिब्बल जैसे सब लोग, कांग्रेस, आम पार्टी, सब लग गए उसमें। मैं गवाह हूं। कहां ब्लास्ट हुआ? ये पार्लियामेंट के पास, ली मेरिडियन के नीचे, वाजपेयी की गोटी से किसी का सिर उठा के लाए। अब वो आतंकवादी मजे से घूम रहा है पंजाब के अंदर, फांसी से, फंदे से बच गया। कौन सी राजनीति की बात करते हो जनाब? कौन से आजाद भारत की बात करते हो? बिट्टा कहता है बार बार, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा, मैं राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। गंदी राजनीति की देन है ये अमृतपाल, ये गंदी राजनीति की देन थी। बेटा साहब बात तो यही है ना, वो कहते हैं कि लोग मुझे आतंकवादी कहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यही पूछा था ना, क्या मैं आपको आतंकवादी लग रहा हूं? मैं अमृत संचार की बात कर रहे थे, हम वहां अमृत संचार करने गए थे। आखिर इस तरीके की बात वो कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकाला? नहीं, अमृत प्रचार क्या बंदूकों से होगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गोली बारूद से होगा?
अमृत पर प्रचार होता है, कृपान पकड़ियो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा इतिहास है। अरे अभी पत्रकार साहब क्या बोल रहे हैं, उसी वक्त भी ये बंदूकें दिखाई गई, उसी वक्त भी ये लबास पहनाया गया। ये पूरी इस आदमी को ट्रेनिंग हुई है, जैसे पिक्चरों में होती है ना ट्रेनिंग होती है, वो कोर्स पे जाते पूरी इसको उसने कैसे पिंडरा वाला झुकता था, कैसे पकड़ता था, कैसे हर चीज की इनके लोगों की ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग करके भेज दिया। और हम पंजाब के लोग सीधे, दीप संधू जिसकी जगह ली इसने, दीप संधू उसकी जगह ले ली, और दीप संधू ये दोनों दोस्त थे, वो चला गया, ये आ गया। उससे पहले किसान आंदोलन था, चलो हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए जी, हमारे दिमाग काम नहीं करते पंजाब के इन लोगों के कि हमारी कितनी बदनामी हो रही। कल मैं बॉम्बे से आया, 5 दिन पहले पूना से आया, फिर कहीं लोग हमारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। इस सिख कौम जिसको हर व्यक्ति हर कौम नमस्तक करती है दुनिया के अंदर, आज सिख कौम के ऊपर फिर दाग लग गया। वो 36,000 लोगों जो शहीद किए इन्होंने, वो लोग भूल गए। आज हरमंदर साहब के आप देखिए 20% सरदार जाते हैं और 80% दूसरे धर्मों के लोग नमस्तक होते हैं। लाइन लंबी लगी हुई है, लोगों के मन में फिर भी खौफ नहीं, लोगों के मन में कोई बात नहीं। और ये देखो इनकी हरकतें देखो, यही सरदार है, पंजाब से बाहर तो कोई सरदार है ही नहीं। कोई बताइए हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों के कारोबार, अरबों के कारोबार है सिख भाइयों के। अगर यह फर्ज करो, चलो मैं मान लेता हूं कैसे खालिस्तान बनाना है, आओ हम खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। कौन सा खालिस्तान बनाएंगे? 2 घंटे में चारों तरफ से पंजाब खत्म हो जाता है, ये वो खालिस्तान बनाएंगे? क्या ये वो चाहते हैं कि खालिस्तान कि हम दिल्ली के अंदर पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या ये वो खालिस्तान चाहते हैं? पटना साहब गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने सिख कौम सजाई अनंतपुर साहब के अंदर, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या महाराष्ट्र में नंदेड़ साहब जहां गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी स्थान, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी ने अभी करतारपुर साहब खोल दिया है ना, ननकाना साहब वहां पे है, और ननकाना साहब और करतारपुर की प्रेयर होती है रोज हरमंदर साहब सब जगह पे अंदर कि वो हमें वापस दिए जाएं। ये अपने गुरुद्वारा साहब को अपने से दूर करना जा रहे हैं। क्या हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, जम्मू के अंदर पासपोर्ट पर के जरिए जाएंगे? क्या राजस्थान के अंदर पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? कितना बड़ा पंजाब था, इतना सा पंजाब इन्होंने कर दिया। इनके दिमाग कहाँ काम कर रहे हैं? समस्या सबसे बड़ी ये है, सिख समाज से ये ना पुलिस लड़ेगी ना फौज लड़ेगी जितनी देर तक। और इसी बात का बिट्टा साहब फायदा भी जो है वो उठाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं खालिस्तान बनाना है तो उस हिस्से में बनाओ जो पाकिस्तान में चला गया है, उसको वापस लाने की कोशिश की जाए, देखो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी बात भी मैं कहूं, मैंने इनको चैलेंज करके कहा था, मैं कहा ये चढ़ता पंजाब वो पंजाब, मैं आपको खालिस्तान के साथ मैं चलता हूं। आप खालिस्तान लेना है, पहली कुर्बानी मैं देता हूं, आओ चले लाहौर की तरफ, पहले जीवन मैं देता हूं, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूं। अरे वहां महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब जिसका काबल कंधार तक राज था, जिनका सेनापति था जर्नैल नाम था हरि सिंह नलुआ, काबल कंधार में माए कहती थी बच्चा सो जा नलुआ आ गया, इतनी दहशत थी उन जर्नैलों की, उनके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान में कर दिए। अभी 4 महीने पहले अभी सिख भाइयों का, डॉक्टर का कत्लेआम कर दिया पाकिस्तान में, हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, हमारी बाहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और ननकाना साहब के अंदर फिल्म एक्टर आ करके वहां अपमानित कर देते, जूते पहन करके नंगे सिर आ जाते, सिर पे कपड़ा नहीं पहनते। वहां जो इनकी जुबान कहाँ बंद होती है, अमृतपाल की पूछना चाहता हूँ। ये कहता बड़ा सिख हूं, मैं कहता ला आ मैं चलता हूं तेरे साथ। काबल कंधार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, माओ बेटियों के ऊपर फायरिंग होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर सिख भाइयों को खड़ा करके एक लाइन में उनकी माँ उनकी पत्नियों के सामने कत्लेआम कर दिया। ला मैं तेरे साथ AK-47 पकड़ता हूं, आओ चलते। मरना तो है, बोनस की जिंदगी है, आओ बदला लेके आते। अरे उधर तो जाना नहीं, इनको पंजाब हिंदुस्तानी एक धर्मशाला मिल गई, दूसरे दिन कोई ना कोई पंगा, कभी किसान आंदोलन, कभी चंडीगढ़ के अंदर बेगुनाहों के कातिल, मौत के सौदागर, उनको कहते हैं इज्जत से बंदी सिख, उनको छोड़ो, पुलिस को डंडे मार देते हैं। कभी कोरोना काल के अंदर एक निहंग सिंह जी आते हैं, कृपान चला के पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं। बिट्टा साहब एक यही तो बात है, इस धर्म की इज्जत इतनी ज्यादा है भारत में, और हिंदू तो बिल्कुल फर्क नहीं करते। एक सवाल कृष्ण मोहन मिश्रा साहब आपसे भी मैं ये लूं
भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश खाली मतलब देश के अंदर से नहीं, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में बैठे अलगाववादी ये गुट भी रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से भारत में खालिस्तानी साजिश नाकाम हो रही थी लगातार और खालिस्तानी गुट परेशान थे, और अब वो कोई ना कोई नया पैंतरा जो है वो लेकर आते हैं। क्या आपको लगता है ये उन्हीं पैंतरों में से एक है कृष्णमोहन मिश्र साहब, कि अब फिर से इसको जगाने की कोशिश की जाए? जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल देखने में भी वैसे ही लग रहे हैं, भिंडरावाले जैसे लग रहे हैं, उसी चाल ढाल में चल रहे हैं, उसी तरीके से वो बंदूकधारी लोग आसपास चल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको रिवाइव करने की कोशिश ये पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो बेअंत सिंह की हत्या जो सेक्टर 17 में हुई थी 1995 में, उसके बाद टेररिज्म लगभग ख़त्म सा हो गया था। एक जनरल कुमार का मर्डर और हुआ था चंडीगढ़ में सेक्टर 37 में, उसी के आसपास थोड़ा पहले। उसके बाद से कोई घटना ऐसी हुई नहीं थी। पंजाब इतना शांत हो चुका, मैं वहाँ लंबे अरसे तक रहा हूँ, इतना शांत कि वहाँ पर आपको कभी किसी किस्म का क्राइम या ऐसी कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन वक्त वक्त पे इसे आप कह सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वो होता रहा। 2003 में चंडीगढ़ आया जगजीत सिंह, फरारी काट कर वो आया, मोहाली में रुका। बिट्टा साहब को याद नहीं होगा, उस समय मैं वहीं था, मैं बिट्टा साहब से मिलने भी गया था और उस पर उनका रिएक्शन वगैरह भी लिया था। इस तरह की चीज़ें 2003 में हुई। 2007 में जब ये बाबा राम रहीम का मसला हुआ था, उस समय भी चीज़ों को उभारने की कोशिश की गई। 2020 में एक वो रेफरेंडम की कहानी लेकर आए। 2021 में किसान आंदोलन के बाद वो लाल किले पे चढ़ के वो निशान साहब वगैरह लगाना। तो ये चीज़ें टेस्टिंग द वाटर्स तो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा आउटबस्ट जो अजनाला में दिखा, आज से पहले हुआ नहीं था। तैयारी बहुत लंबी होती है इसकी, ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक 4 बंदे चले जाएं और कोई इस तरह की हरकत कर दें। लंबी प्लानिंग होती है, लंबा पैसा आता है, सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे पहले की जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, टेस्टिंग द वाटर्स जैसा मैंने बताया वक्त वक्त पे होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। सवाल सिर्फ इस चीज़ का है कि कितनी जल्दी इस मसले को अभी यहीं पर दबा दिया जाए। अभी तक अमृतपाल ने किसी गुरुद्वारे पर कब्जा नहीं किया है, किसी गुरुद्वारे की किलेबंदी नहीं की है, साथ में 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले सुना जाता था 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं है। अभी इन सारी चीज़ों को अगर काबू नहीं किया गया, हालात बिगड़ेंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक सारी चीजें सही हैं, लेकिन जिस तरफ ये मामला जा रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालात ठीक नहीं है। बिट्टा साहब, आप ये देखिए, ये जो धर्म है सिख धर्म, अब ये क्या कट्टरता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा? क्या इससे अब ऐसा माहौल बना दिया जाएगा इन गुटों द्वारा कि अब डर का माहौल पैदा कर दिया जाएगा इस देश में, जहां हिंदू सिख भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं? कोई शक ही नहीं है इस मिसाल में कि सिख हमारे भाई हैं, हिंदू क्या है, कौन सिख है, कोई डाउट ही नहीं, जरा रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं है दोनों में। गुरुओं की कुर्बानी जो धर्म से ज्यादा इंसानियत के लिए लड़े, उस पर अधिकार अब क्या कुछ लोगों का हो जाएगा क्या? देखो, मिश्रा साहब ने बड़ी चुन चुन के एक बातें कही। इनका बहुत बड़ा अनुभव है, मैं इनको जानता हूँ, बहुत अनुभव है जी। देखो, इसका मेरी बात थोड़ी कट गई उस वक्त। आप बोलिए। पुलिस फोर्सेस, अब इनको थोड़ा हम अलग कर दें। एक इसका तरीका है, अगर सिख समाज ये कहता कि हमारा कोई फर्क नहीं, हम इनके साथ नहीं, ना, मैं सहमत नहीं। जितने भी गुरुद्वारा साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, मैं विदेशों को तो अभी छोड़ देता हूं, बड़ा मुश्किल है उधर बात करना। अपने गुरुद्वारा साहब के अंदर गुरु महाराज के सामने चरणों में बैठे, पंजाब से बाहर खास तौर पे, पंजाब में कोई नहीं करेगा, और वहां अरदास करें, मीडिया को बुलाए, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पूना हो, चाहे दिल्ली हो, जहां कहीं हो, पूरा सिख समाज हो और कोई ना हो, और वहां प्रेस के सामने कहें, हम ये देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम ये पाकिस्तान के एजेंटों के खिलाफ हैं, इन लोगों की गलतियों से हरमंदर साहब का अपमान हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इनकी गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, इनकी गलतियों से सिख कौम बदनाम हुई, इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए। हम वो खूनी इतिहास को दोहराना नहीं चाहते, हम इनके खिलाफ है। सरकार इनके खिलाफ बात करे। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना बनने देंगे। ये तो मैं कहता हूं, ये गुरुद्वारा साहब से आवाज उठे। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, एक याद रखना, मेरा अनुभव है। जितनी देर तक गुरुद्वारा साहब के अंदर से अंदर बैठ के नहीं कि हम तो इनके साथ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। हर मेरे सिख भाई का इस मुद्दे पे चुप रहना ही गुनाह है, पाप है, इस देश के साथ धोखा है, याद रखिए। क्यों दूसरा बोले? अब अमित शाह जी ने एक बयान दिया, याद है क्या दिया?
एक पत्रकार ने सवाल पूछा, अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे देश टूटना चाहिए, कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, किसी जिम्मेदार, हिंदुस्तान है एक रहेगा। किसी ने कहा खालिस्तान बनेगा, कहते देश एक है, एक रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा ये हिंदू लीडर ने बयान दिया। अरे अमित शाह जी, पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब तो आपको मार देंगे, खुले तौर पे कहा। अमित शाह ने, उसने अमृतपाल ने कहा, और धरने पे बैठे हुए लोगों ने कहा। मुझे एक चीज बताओ, और उसका जवाब देने वाला सिख समाज से, चाहे इनके बीजेपी में चले फिरते हैं, किसी का एक जवाब नहीं आया मेरे अलावा। हम सब पॉलिटिक्स करते हैं, अरे ना 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 हमारा तो सिख वोट टूट जाएगा। अरे कौन सा सिख वोट टूट जाएगा? सारे सिख ऐसे नहीं है, सारे सिख सेकुलर हैं। ये चंद लोग कर रहे हैं, पर चुप रहना भी गुनाह है। मैं फिर कहूं सबको, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी मेरा सिख भाई बैठा है, उसको मैं कहूंगा तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। गंदी राजनीति पंजाब में मत करना। पंजाब की बड़ी खतरे की घंटी है भिंडरांवाला। किसने तैयार किया था? कांग्रेस ने तैयार किया था ना, कि सदा राज करेंगे पंजाब के अंदर, अकाली दल को खत्म कर देंगे। ना अकाली दल खत्म हुआ, ना राज हुआ। 36,000 बेगुनाह लोग चले गए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, 84 के दंगे हुए, मिला क्या? इंदिरा गांधी भी चली गई, मिला क्या? थी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ना। ये पत्रकार साहब को पता होगा मिस्टर, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने पंजाब को तबाह करके रख दिया। इस मुकाम पे जनाब आज खड़े हैं। मैं फिर कहूंगा अपने सिख भाइयों को, अगर अपने अंदर हल्की सी भी गैरत है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई, गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर चांदनी चौक अपने शीश को मजलूमों की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए निछावर कर दिया। अरे एक गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान पटना साहब, आखिरी स्थान नंदेड़ साहब, गुरु नानक जी के चरण लखपत साहब, गुजरात के अंदर 5 प्यारे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? कौन से खालिस्तान की ये बात करते? इस तरीके से इनको जवाब दे। अमित शाह जी जवाब ना दें, आप जवाब ना दें, आपको भी कहेंगे आप फिरका परस्त है। जवाब हमारी तरह बोलना होगा इनके खिलाफ। हमने भी तो मौत का कफन बांधा, मेरा घर तो सामने, हमारे ऊपर भी 14 बार हमले किए। हमें कहते थे कौम का गद्दार, मैं कहा 100 बार कहो कौम का गद्दार। मैं हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हूं। मैं वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपना शीश निछावर कर लिया। मैं वो हिंदुस्तान जिस गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने छोटे छोटे साहिबजादों को नींव में चनवा दिया। मैं उस हिंदुस्तान के गद्दारी नहीं कर सकता। आपने अपने गुरुओं की मर्यादा के उल्ट बेगुनाह हिंदू भाइयों का, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। गांव के गांव खाली करा दिए हिंदू भाइयों के। 1947 बनी उनके लिए, एक 1947 और एक 1947 पंजाब। पिता कहां, मां कहां, पत्नी कहां, बेटा कहां। आपने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट बेगुनाह लोगों को मारा। मैंने गुरु मर्यादा की सोच पे चलते हुए मजलूमों को बचाया। हजारों बोतलें खून दिया है हमने, अपने दोस्तों ने, मेरे पास रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट है। हमें पता था ये आज बच्चों से निकाल के लोगों को मारेंगे, पर जो जख्मी होंगे उनकी बोतलें फ्रिज में होती थी, हम देते थे, लो भाई खून ले लो। हमने तो वो कर्म किए, हमको तब भी नहीं छोड़ा, दिल्ली आके भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी दुख की बात, आप हैरान होंगे, जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट तो खुदा है क्या हमारे ऊपर? हैं, इन्होंने डिग्रियां ले ली, खुदा है। इनको बेगुनाहों के कत्ल करने वालों के ऊपर जब केस लड़ते हैं, ये रत्तों की जैसे लोग 35-35 लाख की फीस लेते हैं। मैं कहां से पैसे लाऊं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर कोई और टेररिस्ट विक्टिम है जो शहीद हो चुका, अगर उसने केस इंसाफ मांगना हो, वो तो हार जाएगा। अरे फॉरेन से फंडिंग आज से थोड़ा आ रही है। बेटा साहब, इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने देखिए जो काशी विश्वनाथ में मंदिर को स्वर्ण बना दिया था, सोना इतना दान वहां पर किया था, कभी कोई फर्क नहीं था। अभी देखिए अमृतपाल सिंह का अगर इंटरव्यू जो था उसमें ये बातें वो कह रहा था कि सिख धर्म के बारे में खाली कोई सिख ही बोले तो ही सही लगता है। एक तरीके से एक फूट तो डालने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये दो धर्म बिल्कुल अब अलग हैं, रास्ते बिल्कुल अलग कर दिए हैं यहां पर। क्या यही चलन अगर चलता रहा तो टूट नहीं जाएगा रिश्ता खराब नहीं कर देंगे ये लोग? क्योंकि ये धर्म की चादर ओढ़ के ही तो सारा खेल खेल रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूं जी आपको, एक बात मेरी याद रखिएगा, भगवान बोनस की जिंदगी दे, हिम्मत रहे, है ना। कभी 9 मास का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। हमें दुख है, हमें पीड़ा है,
को साथ चलने वाला नहीं है। हम अकेले काफिले में हैं। भगवान की कृपा है, हिंदुस्तान में बैठा हुआ, दुनिया में बैठा हुआ, इस देश से प्यार करने वाला हमारे काफिले में तो नहीं, उसकी दुआएं आज बिट्टा के सिर पे हैं। पर हमें अफसोस है, ईमानदारी के साथ को हमारे साथ है नहीं, ये हमें अफसोस है। हम आपको एक घटना बताना चाहते हैं। जब दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के अंदर जी लाल किला में तिरंगे झंडे पे हमला हुआ, खालिस्तान के नारे लगे, पाकिस्तान ने ये खबरें दिखा दी कि हिंदुस्तान के अंदर लाल किला में खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। पहला तिरंगा झंडा जब हमने अमृतसर लहराया 82 में, भिंडरावाला अंदर था थोड़े फासले पे, हमें कहा था तिरंगा झंडा लहराओगे बम्बों से उड़ाएंगे। हमने कहा अरे भिंडरावाला, हम बचपन से लहराते, अंदर से निकले, मेरे घर में बम फेंका पर हमने फिर भी तिरंगा झंडा लहराया। उन्होंने जरूर कोशिश की हम डर जाएंगे, हम डरे नहीं। पर उस दिन जैसे आज मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं दिल्ली की अपनी कोठी के अंदर आपके चैनलों में रोता रहा, दीवार के ऊपर सिर मारता रहा। बिट्टा जब भिंडरावाला वहां था, जब गोलियां चलती थी, जब कहते थे पर्ची निकाल के आज उसको मार दिया जाएगा, उस वक्त तू नहीं घबराया, आज तू बाहर भी नहीं जा सकता। और उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? राष्ट्रपति के साथ ले रहे थे तिरंगा झंडा, उन्होंने बर्दाश्त किया। ये सिख कौम है, हम गलती नहीं करेंगे। पुलिस वालों लाठियां खा लेना, गोली खा लेना, इनके ऊपर हमला मत करना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं जी, ये मेरे कहने का, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर उस वक्त मैंने अपने दोस्तों को जाना, अपने सिख भाइयों को, मुझे 2 सिख भाई मिले, मेरे दोस्त, एक मेरा बॉम्बे में और एक दिल्ली में, जिसने कहा बिट्टा जी बड़ी बुरी घटना हुई। पर उसमें कई ऐसे मेरे पुराने दोस्त जिनका मेरा घर में रोटी का नाता, बैठने का नाता, क्या जवाब मिला? अरे केसरी था, अरे नरेंद्र मोदी को 2-4 बातें कह दी, मैंने अपनी दोस्ती को कर दिया। यार ऐसे होता है, बता। मजा तो तब था, पूरे हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारे से आवाज उठती, ये तिरंगा झंडा हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, सिख का नहीं, ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। जिसने किया गलत किया, सिख कौम को बदनाम किया, हम इसके खिलाफ हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक आवाज उठी आवाज। आज बड़े बड़े लोग बीजेपी में चले गए, उस वक्त तो ये लोग तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों की जमानतें कराते थे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पैसा लेके। वाए, हमारी लड़ाई किसी से हो सकती है, मजहब धर्म की होत, पर तिरंगा झंडा ये जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजा हुआ। ये तिरंगा झंडा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों, शहादतों से जुड़ा हुआ। और ये तिरंगा झंडा जब हमारा जवान मौत की बांध करके कफन रक्षा था सीमाओं की, उसके खून से लथपथ आता था। अरे यार, अपन ने तिरंगे झंडे को ही पैरों में रोल दिया, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया, जो आजादी का पहला तिरंगा झंडा था। जहां कभी औरंगजेब जुल्म करता था, गुरु तेग बहादुर, नीचे चांदनी चौक, ऊपर वो जालिम, क्या गुरु महाराज की रूह कहती होगी, पवित्र आत्मा। अरे हमने कुर्बानी दे दी, इन्होंने इस देश का अपमान कर दिया। मैं आपको, देखो मेरे सिख भाई बुरा जरूर मनाएंगे, पर हकीकत हर चीज की यही है। ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना फौज की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन पूरा सिख समाज पूरे हिंदुस्तान में फैला, गुरुद्वारों में प्रेयर करेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, इनकी ऐसी की तैसी अगर नजर भी आ जाएंगे तो मुझे पकड़ लेना। हम बोलते नहीं, हम घरों में बैठे हुए, अमित शाह जी बोले तो हिंदू ने बोला, आप बोले तो आपने आतंकवादी को बोला, ये पत्रकार साहब ने बोला ये हिंदू है। वाए, हम भारतीय हैं, मेरा नारा, मेरे से सवाल पूछो, बेटे तू कौन है? मैं आपको सबसे पहले कहूंगा, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, फिर मेरी पगड़ी शान है, फिर मेरे गुरु की दी हुई पापी सिख के ऊपर जान है। अगर मैं हिंदुस्तान नहीं, मैं वंदे मातरम नहीं, मैं किसी कौम मजहब का है ही नहीं, मैं अपने देश के साथ धोखा करता हूं। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। अरे आतंकवादियों के लिए खुल के खड़े हो जाते। चंडीगढ़ में बॉर्डर में जिन्होंने 36,000 लोगों को मारा, वहां पे लोगों की भीड़ लगी हुई, लंगर लग रहे जी। हम लोगों को धमकियां दे रहे, एक लोगों को मारा, हम पे हमले किए, एक चोरी, एक सीना चोरी, उसके बाद कहते इंदिरा गांधी मारी, फिर बिट्टे को मारेंगे। अरे यार, मेरा शरीर तो तोड़ दिया। मैं तो कई बार कहा,
अरे यार मुझे मारोगे, 150 आदमी आ गए, मर गया और मार दोगे, मैं अपना जीवन देता हूं, जाओ मैं 3-4 करोड़ आपको देता हूं, मुझे इच्छा मृत्यु दिला दो, है मेरे बचे हुए शरीर के अंग बम्बल से, है ना, गरीबों को और जख्मों फौजियों को दे दो, दान भी नहीं, उनको दे दो, कम से कम 70, 80, 100 तो बच जाएंगे। और मैं क्या कर सकता हूं? मैं नहीं कहता मैं आपका मुकाबला, ये कहने का बेफजूल बातें हैं, हम आपको मार दे, अगर वो गलती करते हम नहीं करते। ये खून के प्यासे हैं, 36,000 लोगों का खून पीने के बाद भी अभी भी ये प्यासे हैं, अभी ये अहंकार में है, ये खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, चैलेंज करके कहता हूं गर्म खून से, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे टूटे शरीर पे हमारी लाशों से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा, और हर मेरे सिख भाई को, और जो बीजेपी में गए हुए मेरे सिख भाई, उनको खुल करके कांग्रेस के अंदर सारी पार्टियों को यह जवाब देना होगा, तब हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो याद रखना, हम राजनीति करते रहेंगे और ये बहस बसाई करते रहेंगे, चले जाएंगे एक दिन सब दुनिया से, हम भी, फिर बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल बिट्टा साहब, आप थोड़े भावुक भी हो गए थे और जिस तरीके से आपने सारी बात की, हम भी ये चाहेंगे कभी भी कोई दरार जो है वो कभी इस भाईचारे में बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, और ये चर्चा ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, और ये ऐसा रिश्ता है हिंदू और सिखों का जो कभी टूट नहीं सकता, चाहे कितनी भी ताकतें देश विदेश की कहीं पे भी लगी हों, कोशिश कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा।